नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी अनुशासन की पाठशाला की। उत्तराखंड भाजपा में नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। भाजपा नेताओं की बयानबाजी से पार्टी के शीर्ष नेता काफी नाराज है। इसको देखते हुए भाजपा ने गुटबाजी फैला रहे पूर्व मंत्री और 2 विधायकों समेत 5 नेताओं को तलब कर उन्हें गुटबाजी से दूर रहने की हिदायत दे दी है। सभी नेताओं को अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने को कहा गया है। बता दें कि भाजपा नेताओं के बयानबाजी को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने, विधायक किशोर उपाध्याय, विधायक प्रमोद नैनवाल, दायित्वधारी कैलाश पंत और प्रदेश कार्य समिति सदस्य खेम सिंह चौहान को तलब किया है। सभी नेता प्रदेश कार्यालय में अलग अलग पेश हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नेताओं से बातचीत कर उनकी बात सुनी है और सार्वजनिक बयानबाजी न करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी का कोई अंदरूनी विषय होता है तो पार्टी फोरम पर ही उसे रखा जा सकता है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को अनुशासन में रहने को कहा गया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन में कोई नया व्यक्ति हो या पुराना, सभी को सार्वजनिक बयानबाजी से बचते हुए पार्टी के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना है। बता दें कि विधायक किशोर उपाध्याय ने पत्र के जरिए पूर्व विधायक दिनेश धने पर निशाना साधा कि उन्हें टीएचडीसी की एक बैठक में उन पर और उनकी ही सिफारिश पर उनके समर्थकों को ठेके दिए जाने का आरोप लगाया है। किशोर उपाध्याय का ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद धने ने भी किशोर पर निशाना साधा था। इसके अलावा भी पार्टी के अन्य नेताओं के आपस के झगड़े और बयानबाजी से पार्टी असहज है। वहीं विपक्ष ने भाजपा में मचे इस घमासान पर अब भाजपा की घेराबंदी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? क्या विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल कराना अब भाजपा को ही महंगा पड़ रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही उत्तराखंड भाजपा में नेताओं की जुबानी जंग और गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। आलम यह है कि पार्टी के 5 नेताओं की खुलकर नाराजगी सामने आई है, जिसके बाद भाजपा ने गुटबाजी फैला रहे पूर्व मंत्री और 2 विधायकों समेत 5 नेताओं को तलब कर उन्हें गुटबाजी से दूर रहने की हिदायत दी है। सभी नेताओं को अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने को कहा गया है। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनलों में पार्टी के अंदर की कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चाएं आ रही थी। आज मैंने उन सब लोगों को बुलाया है, अनुशासन के दायरे में रहने के लिए कहा है। कोई विषय होता, हमारा प्लेटफॉर्म होता पार्टी का, हर कार्यकर्ता अपनी बात वहां तक पहुंचानी है। सार्वजनिक बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, इस प्रकार की बयानबाजियों पर रोक लगे, ऐसा हमने उनको बकायदा निर्देशित भी किया है। और ये मैसेज सबके लिए है। आज अगर हमने अपने प्रमुख लोगों से बातचीत किया, हाँ, उनको भी लगा कि विषय उस रूप में नहीं, जिस रूप में इसका मीडिया में चला दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चालू चरित्र चेहरे और अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अभी देखने में आया कि जिस तरीके से भाजपा के विधायक ही जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उनके पूर्व मंत्री हैं, उनके दर्जाधारी मंत्री हैं, वो भी लगातार अनुशासनहीनता पे उतरे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है अनुशासनहीनता के नाम पर जो है सभी को जवाब तलब भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल जो है हिदायत देके छोड़ दिया गया। इससे पहले भी जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में मारकूट करते हुए सरेआम नजर आए थे, गाली गलौज करते हुए नजर आए थे, तब भी जो है अनुशासन के दावे किए गए थे, तब भी जो है उनका जवाब तलब हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई देखने में जो है सामने नहीं आई। प्रदेश की जनता बड़ी निराश हुई थी और आज भी जो है कार्रवाई की उम्मीद है प्रदेश की जनता को। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नहीं, आप देखिए ना, ये अनुशासन में रहने की क्यों हिदायतें दी जा रही है। इनके जो पार्टी में जो डिक्टेटरशिप चल रही है ना, ये केंद्र से लेकर राज्यों में भी दिख रही है, और जिसके कारण इसकी अफरा तफरी में जितना भी जो कार्यकर्ता है, चाहे वो विधायक भी क्यों ना हो, वो भी इधर उधर भाग रहा है। वो इसी वजह से वो अनर्गल अपने बयानबाजी दे रहा है और वो सच बयान दे रहा है।
जिसको कि डिक्टेटरशिप के कारण वो दबाना चाहते हैं। और ये भाजपा की बहुत गलत नीति है कि जो सच की बात है वो सच की बात तो कहीं ना कहीं उठनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो। लेकिन यदि आप इस तरीके से किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश करोगे तो प्रजातंत्र कहीं ना कहीं कमजोर होता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा में ये कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद भाजपा विधायक महेश जीना नगर आयुक्त और नगर निगम के कर्मचारियों से टेंडर मामले में बदसलूकी करते हुए नजर आए। वहीं अब भाजपा के 2 विधायकों, एक पूर्व विधायक, एक दायित्वधारी और एक कार्यकारिणी सदस्य के विवाद सामने आने से पार्टी असहज हो गई है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है। इसके लिए सभी नेताओं को अनुशासन में रहना अनिवार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है और कोई भी इस प्रकार की घटना, कोई इस प्रकार का कथन, कोई बयान पार्टी इसको सहन नहीं करती है, जिससे पार्टी की छवि को कहीं पर धक्का पहुंचे, पार्टी कमज़ोर होने की स्थिति में है। इसीलिए कुछ बयान बीच में कुछ नेताओं के द्वारा दिए गए थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और कल उन सभी नेताओं को प्रदेश कार्यालय में बुला करके उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा और सभी को ये हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की बयानबाजी न हो, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। और क्या क्या कारण रहे, कैसे रहे, उन सब की विस्तृत रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी ने जानकारी ली है और मैं समझता हूँ कि आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर एक तरफ जहां भाजपा अनुशासन की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेताओं के एक के बाद एक सामने आ रहे बयान और गुटबाजी ने पार्टी के दावों की पोल को खोल दी है। सवाल ये है कि क्या सख्त हिदायत देने से ही सब कुछ ठीक होगा या सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। सवाल ये है कि क्या भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? क्या विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल कराना अब भाजपा को ही महंगा पड़ रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। अमरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में है, नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। पीछे थपलियाल साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेजी की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। बीजेपी से हमारे साथ में अभी थोड़ी ही देर में हमारे प्रवक्ता जुड़ेंगे। मैं शुरुआत उन्हीं के साथ में करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कर लेते हैं। अमरेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत आपका। और बड़ी बात यह कि देखिए, अब तक गुटबाजी, अंतरकलह, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए होता आया है, क्योंकि बीजेपी बड़ी अलर्ट रहती है। हम कह लें, एक तो सत्ता में भी है और अलर्ट भी रहते हैं कि उनका एक भी मौका विपक्ष को ना जाने पाए। और यहां पर भी उनकी अलर्टनेस दिखी, लेकिन हालांकि इस बार गच्चा खा गए और जो गुटबाजी थी, जो विवाद था, वो बाहर आ गया है। क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं कि भाई विपक्षी सब मिलकर ये भी कह रहे हैं कि अब तो इनको महंगा पड़ रहा है, जिन नेताओं को इन्होंने अपनी पार्टी के साथ जोड़ा वो इन्हीं के लिए भारी हो गया। देखिए, निश्चित तौर पर अभी ये फिल्म शुरू हुई है और अभी जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे चुनाव आएंगे, चाहे पंचायतों के चुनाव आए, नगर निकायों के चुनाव आए, फिर 2027 का विधानसभा का आम चुनाव आएगा, तो आपको दिखेगा कि अभी तो ये सोशल मीडिया और अपने कार्यालयों के भीतर लड़ रहे हैं, फिर आपको दिखेंगे कि ये चौराहों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके पीछे के कारण जो है वो बहुत स्पष्ट है। पहला कारण हमको ये समझना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में स्थिति क्यों पैदा हुई। अगर वो अपने आप को अनुशासन प्रिय पार्टी कहती थी और आज उनके कार्यकर्ताओं में सरफुटबल या इस तरीके की का विवाद शुरू हुआ है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? मुझको लगता है कि पहला कारण ये है कि हमको ये समझना चाहिए कि अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी में जो विपक्ष की तरफ से जिन नेताओं ने, जिन कार्यकर्ताओं ने उनको ज्वाइन किया, उनके ज्वाइनिंग के पीछे क्या कारण थे। तो मुझको 2 कारण समझ आते हैं। पहला कारण ये था कि ज्यादातर ऐसे राजनेता जो भ्रष्टाचार के मामले में या आपराधिक मामले में, किन्हीं अन्य मामलों में जिन पर मुकदमे चल रहे थे, तो ऐसे नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर, राजनीतिक हित के लिए, वोट पाने के लिए अपनी पार्टी में शामिल करवाया।
तो कुछ ऐसे नेता जिन पर मुकदमे तो नहीं थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी उनको मुकदमों का डर दिखा करके कि हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमे करवा देंगे, ऐसा कोई डर दिखा करके अपनी पार्टी में लेकर के गए। दूसरा, एक तो डरा करके लोगों को लेकर गए, दूसरा लालच दे करके ले गए। लालच क्या दिया? किसी को कह दिया कि जो विधायक है उनके, मान लिया जाए राजेंद्र भंडारी हैं, उनको भी ये कहकर ये लालच के साथ लेकर गए कि एक तो उनके पत्नी के खिलाफ तो मुकदमे थे ही, उसके अलावा उनको ये भी लालच दिया कि तुमको फिर से विधायक बनवाएंगे और मंत्री बना देंगे। कुछ लोगों को विधायक का लालच दिया, कुछ लोगों को निकायों में अध्यक्ष और सदस्य वार्ड पार्षद बनाने का लालच दिया, कुछ को पंचायतों का लालच दिया, कुछ को 2027 में टिकट, लेकिन विधानसभा अमरेंद्र जी का देखिए, टिकट यहाँ देने पर का एक लालच सवाल ये दिया। भी है ना कि ठीक है, अगर वो लालच दे रहे हैं तो आप अपनी पार्टी के लोगों को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं दो बातें कह रहा हूं कि या तो डर करके लोग गए हैं, या लालच के वसीभूत होकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो वो अलग विषय है कि हम लोग क्यों नहीं संभाल पाए, लेकिन ये दो कारण हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग डर कर गए होंगे और अब चुनाव हो गए हैं, उनको ये भरोसा हो गया है कि अब हमारे ऊपर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी सैया भये कोतवाल वाली स्थिति है, अब उनकी सरकार है, तो उनका डर, अपराध को लेकर के संरक्षण उनको मिल गया है। दूसरा, लालच को लेकर के जो गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब नगर निकायों के चुनाव होने हैं, तो उसी को लेकर के ये लड़ाई अब शुरू हो गई है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है। तो जो पहले से अंदर के लोग हैं, भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है और जो दूसरे दलों से गए हैं, अब उनके बीच में एक खींचतान होनी है। और जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन प्रिय होने का दावा आपको दफ्तर से निकल करके सड़कों पर मारपीट के रूप में ये तब्दील होता दिखेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ में अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। थपलियाल साहब का पहले रुक कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे अरुण जी के पास में। थपलियाल जी, ये क्या चल रहा है? अब अंतर कलह से सब जूझ रहे हैं, बस वही है ना, किसी की दिख जाती है और किसी की दिखती नहीं है, और बीजेपी ना दिखे इस बात में अलर्ट है। देखिए, उसने जरा सा भी एक पत्र क्या वायरल हुआ, तुरंत एक्शन मोड में है, सभी को बुलाकर खबर ले ली गई है। देखो, आजकल इन नेताओं के बारे में, इन पार्टियों के बारे में डिस्कशन करना ऐसा लगता है, बहुत बुरा लगता है हमें, क्योंकि हमने वो युग देखा है जब नेता एक समाज सेवी के रूप में काम करते थे और उनका कभी भी जो त्याग तपस्या के बहुते वे समाज में प्रतिष्ठित होते थे, लोग उनकी पूजा करते थे, उनकी सुर को सुनते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि पूरे लुच्चे, लफंगे, डकैत सारे के सारे पार्टियों में आ गए, जिसका मतलब जो कहीं एडजस्ट नहीं हो पाया, कहीं नौकरी नहीं मिल पाया, तो सबसे बड़ा साधन बन चुका है राजनीति का पूरे तौर से व्यवसायीकरण हो चुका है। और आप देखते रहे हो कि ठेका, टीएचडीसी के ठेके की लड़ाई थी, किसका विचार, किसका, कोई कांग्रेस भाजपा, ये दोनों दल एक ही तरह के दल हैं, और दोनों में आप देखो नहीं अदला बदली, वो क्यों जा रहे हैं उधर, और जनता मजबूर है देखने के लिए। जनता इस तरह मजबूर है कि इस राजनीति ने जनता को 5 किलो राशन में टिका दिया, और 5 किलो राशन और उसके बाद बेरोजगारी के तहत हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सत्ता के साथ कनेक्शन बने और मेरे बच्चे की कहीं नौकरी लगे, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम था वो भी ब्रेक कर दिए। तो इन तमाम चिंताओं को लेकर आज जो कोई भी उत्तराखंड के बुद्धिजीवी हैं, जो उत्तराखंड के हितैषी हैं, उनकी माथे पे चिंता की लकीरें आ गई हैं कि भाई इन डकैतों को, इन माफिया प्रस्त राजनीति को किस तरह से हम चुनौती दें, किस तरह से इसके साथ लड़ें। और आपने देखा नहीं कि जब अभी संसदीय चुनाव हुए थे तो किस तरह से लोग, थोड़ा सा उनको कहीं आशा की किरण नजर आई तो वो बिलखते हुए उनके पीछे आए, लेकिन मुझे मालूम है कि वो उनका अल्टीमेट हल नहीं है। अल्टीमेट हल तो व्यवस्था परिवर्तन से है, और वो होना अभी समय लगेगा उस व्यवस्था परिवर्तन में। और इस तरह की जो समाज जो जूझ रहा है, इसको लगातार जूझते रहना है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से
जो हमारे सुप्रीमो हैं जो इस तरह से लड़ रहे हैं, किस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं, पार्टी के जो कर्णधार हैं उसी तरह के उनके शिष्य, उसी तरह के लोग यहाँ पे आ गए हैं। और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा बोला कि फोकट अनाज खाने की तुम्हें आदत पड़ गई। देखिए आप, मतलब क्या हो रहा है। मैं इंसानियत इस देश में खत्म होती हुई नजर आ रही है, और नेताओं का जो स्वभाव है वो किस तरह से दिख रहा है हमें। आप सारी दुनिया देख रही है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि किस तरह से पूरी जमात इधर से उधर भाग रही है। उधर किस तरह से हरक सिंह को देखिए आप, हरक सिंह कहता है कि साहब मैं मुंह खोल दूंगा तो तुम्हारा, इसका मतलब मैं सोचता रहा हूं, मैं बहुत चिंतित हूं। ये मुख्यमंत्री कहता है मैं पुरुष सैनिक का बेटा हूं, त्रिवेंद्र रावत भी बोलता है मैं पुरुष सैनिक का बेटा हूं, और हरक सिंह भी बोलता है मैं पुरुष सैनिक का बेटा हूं। तो पुरुष सैनिकों ने ऐसी नालायक औलादे पैदा कर दी है जो खुला खुला चुनौती नहीं दे रहे हैं कि हरक सिंह बोल, कौन है वो कल्पित जो तुम खोलना चाहते हो, जिनको तुम नंगा करना चाहते हो। अब तब कितना अच्छा होता, तब हम सोचते ये राजनीति हमारी जनहितैषी राजनीति है। आज जो जितने यहाँ पे आ रखे हैं, हम लोग किसी न किसी का बचाव करने के आ रखे हैं, हम जनता के हित की बात करने नहीं आए हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए अभी आपने एक बहुत अहम बात कही थपलियाल साहब कि देखिए जनता को इन्होंने राशन के लालच में रखा है। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि भाई जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं वो भी लालच में जा रहे हैं या तो डर के मारे जा रहे हैं, जनता को भी लालच में रखा है। तो लालच में सब कुछ हो रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष का काम यही तो होता है, यानी विपक्ष कमजोर हो रहा है। मैं तो आपको भी विपक्ष में गिनती हूँ। अगर यूकेडी की ओर से उत्तराखंड में विपक्ष को एक्टिव होना चाहिए, क्यों आखिर कांग्रेस और यूकेडी या बाकी के जो दल हैं जो एक्टिव हैं, जो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, क्यों आखिर पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं? इनको भी अपना काम करना चाहिए ना। सत्ता पक्ष के तो साम दाम दंड भेद से काम करेंगे ना, गलत सही कौन कहता है में रखेंगे। हाँ। और अगर हरिद्वार का चुनाव देखेंगे कि किस तरह से हरक सिंह ने हरीश रावत अपने बेटे को, वो हरीश रावत जिसको वही जो ब्लैक मेलर ने बोला था, किस तरह से एक्सपोज कर दिया था, वो सब चुनाव मैदान में है मैडम। तो हम तो मतलब भगवान राम ने बोला तो था ऐसा कलयुग आएगा कि कौवा चुगेगा दाना, मतलब जो हमारे हंस दाना पानी चुगेगा, हंस खाए कौवा मोती खाएगा। तो कौवे मोती खा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल इस साइड में रखे जा रहे हैं, क्योंकि इन धाराओं के बीच में कैसे खड़े हों ये सवाल आज जनता के आगे है। ठीक है सर, ठीक है थपलियाल साहब, लौटेंगे आपके पास। अब नवीन पिरशाली साहब जुड़ चुके हैं, इनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नवीन जी बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। नवीन जी, गुटबाजी को लेकर माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी या बाकी के दलों को आप लोगों की ओर से खूब कहा गया है, बड़ा हमला बोला जाता रहा है कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कई बार इनकी गुटबाजी, इनकी अंतर्कलह सामने आ जाती थी, जिस पर मजे लिए हैं दूसरे दलों ने, ये हमने देखा है। लेकिन अब जब वही हाल बीजेपी का हो रहा है तो बीजेपी डर भी रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को नए लोगों को शामिल कराना, दूसरे दलों के जो डरा धमका कर आप लाए हैं वो आप ही को महंगा पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह एक संगठन प्रधान पार्टी है, अनुशासन प्रधान पार्टी है, कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर संगठनों में कभी कोई चीजें मनमुटाव वाली देखी जाती हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्य पद्धति और कांग्रेस के संगठन की कार्य पद्धति अलग है। जब कहीं बिखराव की बात आती है तो यहाँ पर संगठन तुरंत संज्ञान लेता है और उस पर मनन करता है और उनके बयानों का विश्लेषण करके, उनके स्पष्टीकरण का विश्लेषण करके निर्णय लेता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ लोगों को तलब किया था और उनको बताया कि किस प्रकार से काम होना चाहिए, किस प्रकार से बातें पार्टी फोरम पर आनी चाहिए, और पार्टी फोरम की बातें पार्टी फोरम पर होनी चाहिए, पब्लिक फोरम की बातें पब्लिक फोरम पर होनी चाहिए। तो अनुशासन का डंडा भारतीय जनता पार्टी में होता है, लेकिन दुर्भाग्य से अन्य दलों में नहीं होता है, इसलिए वो छिड़काव ज्यादा हो जाता है। अभी मैं बात कर रहा था कि मैं सुन रहा था कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता को भी और थपलियाल जी को भी, और मुझे लग रहा है कि थपलियाल जी विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं और बात उत्तराखंड की अभी हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि एक गाना भी उन्होंने गाया था, हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष में सब बगुले हैं। अगर हंस होते तो शायद ये नहीं होता, सहयोग होता। सहयोग उनसे कभी नहीं मिला, हमेशा बगुले की भांति, बगुले की प्रवृत्ति में वो रहे
इसलिए उनका पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड हमारा है, हम सबको मिलकर इसको बनाना है। सत्ता में जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निस्संदेह जनहित की सरकार है और उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका इसमें निभाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर नकारात्मक भूमिका पर आए तो जनता फिर उसका फैसला करती है। जिस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल नकार दिया गया विपक्ष को, वो उसकी एक परिणति है। तो उनको किसी की सफलता, किसी के संगठन पर क्वेश्चन मार्क करने से पहले, प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले सबको अपने अपने संगठन देखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के संगठन पर तंज नहीं कसती है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि दोनों की कार्य पद्धतियों में विपक्ष की और मैंने सवाल में ही भारतीय जनता इंक्लूड पार्टी किया की, था, लेकिन मैंने अपना सवाल में इंक्लूड किया था रवींद्र जी की खूब मजे लिए हैं दूसरे दलों ने। जब कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह सड़कों पर आती थी, जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या बड़े नेताओं के बीच में कोई वार होती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गरिमा जी पंचायत भी तो आप ही लोग कराते हैं। पंचायत जब आप कराते हैं, जब पूछते हैं तो फिर सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं। लेकिन इस तरह से कोई तंज नहीं कसता क्योंकि सबका आंतरिक मामला होता है। लेकिन जो पतन है वो सब देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, कांग्रेस का सिकुड़ रहा है, तो इसी से पता चलता है। तो ये छोटी छोटी बातें बड़े संगठनों में होती रहती है, परिवारों में होती रहती है। लेकिन वो परिवार के मुखिया उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वो क्षमता है कि वो बहुत अच्छी तरह से इन बातों को हैंडल कर सकते हैं और जो उन्होंने किया भी है। जी गरिमा जी। ठीक है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हैंडल कर रही है। अरुण शर्मा जी के पास में जाएंगे, अंत में वरिष्ठ पत्रकार है। अरुण जी, आपने सभी की प्रतिक्रियाओं को सुन लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी अंतरकलह होगी, कुछ भी गुटबाजी होगी, हम उसको हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और देखिए इस बात से मैं भी व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी चीजों को समेटना जानती है, जबकि कांग्रेस पार्टी में यही चीजें बिखर जाती हैं। आप मानेंगे इस बात को? बिल्कुल गरिमा। हाँ, ये जो पिछले कुछ दिनों से जो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वो एक एक करके अंदर घुस गए। अब निश्चित तौर पे वो घुस तो गए हैं, लेकिन उनको रीति नीति नहीं पता अभी। और वो जैसे पुराने ढर्रे पे थे, आज भी उसी ढर्रे पे कहीं ना कहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी चीजों को कंट्रोल करना जानती है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। और देखिए, जरा भी मीडिया में ये बात आई कि वहां बागेश्वर में रानीखेत के विधायक नैनवाल, प्रमोद नैनवाल और कैलाश पंत के समर्थकों के बीच में जो झड़प हुई, उसके बाद प्रमोद नैनवाल ने वहां रिपोर्ट लिखवाई और दूसरी ओर कैलाश पंत भी वहां रिपोर्ट लिखाने पहुंच गए। दोनों के एक दूसरे के समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। अब उस रिपोर्ट का क्या होगा वो तो अलग बात है, वो तो कानूनी मामला है, पुलिस का मामला है। लेकिन ये चीज जब सड़क पे आ गई, और दूसरी ओर अगर हम देखें टिहरी के अंदर किशोर उपाध्याय विधायक है और दिनेश धनई पूर्व पर्यटन मंत्री है, दोनों की लड़ाई ठेकों को लेकर टीएसडीसी के जब सरेआम हो गई और पूर्व ब्लॉक प्रमुख खेम सिंह चौहान का जो वो सोशल मीडिया में लिखा हुआ, पार्टी ने उसे ये समझा है कि पार्टी लाइन के अलग है और पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं तंज कसा गया है। तो इन सारे मामलों को क्लब करते हुए बीते रोज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन सबको बुलाया, अलग अलग बैठाया, आधा आधा घंटे का टाइम दिया और उन सबको स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये यहां नहीं चलेगा। आपको जो कुछ कहना हो पार्टी के फोरम में कहिए, और अगर फोरम में नहीं कहते तो फिर पार्टी उस बारे में भी सोचे। क्योंकि अब देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकसभा चुनाव तो निपट गया, अब आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। जिस तरह सरकार ने उच्च न्यायालय में अपना हलफनामा दिया है कि वो जून में कार्यकाल खत्म होने से पहले, जो प्रशासकों का कार्यकाल है 2 जून को खत्म होना है, 2 जून से पहले चुनाव करा लेंगे और उसी के जो आरक्षण की व्यवस्था है वो भी निपटा लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सारी जंग उन चुनाव को लेकर है, क्योंकि दिनेश धनई नगर पालिका अध्यक्ष बनना चाहते हैं और किशोर उपाध्याय अपने आदमी को टिकट दिलाना चाहते हैं। यानी गुटबाजी है, इस बात से तो पूरी तरीके से सहमत हैं आप, क्योंकि नवीन जी तो इनकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है।
तो सामने दिख रहा है। और केवल ये नहीं है, पार्टी के अंदर देखिए और भी गुट है, महामंत्री का गुट अलग है, अध्यक्ष का गुट अलग है, और भी है। लेकिन वही चीजें हैं कि ये सब बातें पर्दे में रह जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन कांग्रेस में रायता बिखर जाता है, वो सड़कों तक आ जाता है मामला। हाँ, ठीक है। निश्चित तौर पर अनुशासन का चाबुक वहां कड़ा चलता है। बिल्कुल। और देखिए भारतीय जनता पार्टी उसमें ठीक नजर आती है, कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जानती है कि किस तरीके से अनुशासन में रखना है। और अब वही लड़ाई जो है वो जब सामने आ गई है तब भी वो जानते हैं कि किस तरीके से चीजों को ठीक करना है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम बात करें अनुशासन को लेकर, जिसमें बीजेपी अब पूरी तरीके से सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी में गुटबाजी की बातें सामने आई थी। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए नवीन प्रशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, अमरिंदर बिश्री हैं, थपलाल साहब हैं, अरुण शर्मा जी भी लगातार बने हुए। चर्चा को वापस से शुरू करते हैं। थपलाल साहब, आखिरकार ये चीज स्वीकार की जा रही है कि नहीं गुटबाजी है, और नवीन जी भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर है तो हम उन चीजों को सही कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नैतिकता जो है वो कम होती जा रही है? इन सब के बीच में हत्या नैतिकता की हो रही है। वाला आदमी सीधा वो कहीं टिकेगा ही नहीं। आज की राजनीति में जो गैंगी राजनीति है, ये पार्टीवादी राजनीति नहीं है। जो हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में गुटबाजी है। हम तो कभी कभी बोलते हैं कि हकीकत में अगर कहीं गुटबाजी नहीं है तो उत्तराखंड क्रांति दल में नहीं है गुटबाजी हमारी। लेकिन क्या करें, क्योंकि इन लोगों को संभालते हैं दिल्ली वाले, हम लोगों को यहीं के व्यक्तियों ने संभालना है। आजकल भाई भाइयों का जो समाज इतना विकृत हो चुका है कि भाई भाई भी एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। तो इस तरह से जो हम दूसरे लोगों को इकट्ठा करने की जो क्षमता है वो एक बड़ी भारी नेतृत्व है। अगर हम बोलेंगे अभी जैसे कि पत्रकार महोदय कह रहे थे कि साहब कांग्रेस का रहता, हमें कांग्रेस का रहता बिखरते हुए नजर नहीं आ रहा है, हमें तो भाजपा का रहता बिखरते हुए नजर आ रहा है। और इतनी जहां 30 लाख की बात की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नागपुर जाता है वहां पे गडकरी महोदय उसको नहीं मिलते, उनके बगल में खड़ा था, नहीं मिले उनको। इससे बड़ी गुटबाजी क्या दिखाई देगी आप? मतलब यहाँ पे जिस तरह से आप 4 तारीख के बाद जो द्वंद्व छिड़ेगा उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। बहुत जबरदस्त, और इसमें छिड़ेगा क्योंकि इन्होंने पूरे डाकू ऐसे लोगों को अपनी पार्टियों में रख दिया है जो जिन्हों का करैक्टर आपने देखा कि ठीक है। थपलाल साहब माफी चाहती हूँ, काट रही हूँ, एक सवाल को जोड़ते जाइए। अभी अरुण जी के साथ में हम इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है, वो जानते हैं मैनेज करना, वो जानते हैं कैसे अनुशासन में रखना है, वो निष्कासित भी कर देते हैं। बड़े नाम है हरक सिंह रावत का नाम, जब ऐसे लोगों पर वो डंडा चला सकते हैं तो वो जानते हैं कि अपनी पार्टी में कैसे लोगों को लिमिट में रखना है। लेकिन मैडम अगर जब दीन ईमान की बात आएगी, बहू तुमने अपने पार्टी, एक परिवार है, परिवार की बहू तुम अपने वो अच्छी है, और ससुर खराब हो गया, जिस ससुर ने मतलब सब कुछ उसके लिए त्याग रखा है। तो आप ही देखिए कि इस स्थिति में ससुर को जो बाहर रखा गया है, इन लोगों को जनता की शर्म ही नहीं रह गई मैडम, मजबूर हो गए। जिस तरह से मतलब ये लोग परमानेंट प्लेयर हो चुके हैं राजनीति के, और नए लोगों की अब एंट्री असंभव सी हो गई है। क्योंकि आप जहां कहीं भी रास्ता दिखता है, आपने अभी संसदीय चुनाव में बॉबी पवार के जो उसको जन समर्थन मिला, ये यूं ही नहीं मिला। इसको हम जो लोग जो अभी भाजपा प्रवक्ता ने हमें बगुला कहा, हम सचमुच बगुले की तरह देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो धारा है हमारे बॉबी पवार का, हम बहुत प्लानिंग के रूप में इसमें खैम चाह रहे हैं, जिससे कि माफिया प्रस्त राजनीति को अंकुश लगाया जाए। क्योंकि हमारे संसाधन आज पूरे राजनीतिक दलों ने माफियों के हाथ में सौंप दिए हैं। हमारा जल जमीन जंगल, जब जनता इसको समझेगी तो निश्चित रूप से इनके लिए मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप ये देखिए कि किस तरह से ठेके में अभी महोदय ने कहा कि टीएचडीसी के ठेकों की लड़ाई हम खुली आंखों से देख रहे हैं। 30 लाख का लेन देन, बताइए, हम खुली आंखों से देख रहे हैं। हम जो गृह राज्य मंत्री है, उसके बेटे का गाड़ी लखीमपुर में उसकी गाड़ी किसानों को कुचलना
खुली तौर से देख रहे हैं। ठीक है हम सर। अंकिता का वीआईपी का नहीं बताना ठीक खुली है, तौर से ठीक देख है, रहे आप हैं। कांग्रेस पार्टी से तो जानते आप हैं, उसका आप कांग्रेस पार्टी से ही जान लेते हैं। अमरेंद्र जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी के सुधार पर नजर आ रही है? क्योंकि थपलियाल साहब कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन हमने देखा है, हम उनकी इस बात से मैं खुद सहमत नहीं हूं, मैंने देखा है कई बार हमने इन मुद्दों पर चर्चा भी बैठकर की है। कई सारे आपकी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में बैठे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, अंतर्कलह के चलते कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो विधानसभा चुनाव से पहले का दौर था। करीमा, दोनों बातें अलग हैं। पहली बात, कांग्रेस के भीतर जिन मुद्दों को लेकर के अलग अलग राय होती है वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ विषय क्या है भारतीय जनता पार्टी में? हाल के जो विषय हैं जिनको लेकर के आप और हम चर्चा कर रहे हैं, वो गुटबाजी तो एक अलग विषय है। आप देखेंगे कि कह कौन क्या रहा है। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की थी वो टिहरी से इसकी शुरुआत हुई थी। खेम सिंह चौहान जी ने शुरुआत की थी, और खेम सिंह चौहान भारतीय जनता कोई कांग्रेस से तो गए नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। उनको 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया है, वो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। तो जिस दिन दिनेश धने जी ने ज्वाइन किया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक बलात्कारी को ज्वाइन करा दिया। उन्होंने लिखा कि एक हत्या के मुकदमे में जिसका नाम है शराबी, गंजेड़ी, नशेड़ी, इन शब्दों का उपयोग उन्होंने किया था। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को पार्टी में लेकर के आए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात है। ये जो कैलाश पंत हैं, जिनको लेकर के उनकी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि मंत्री बनाने के लेन देन में वो 20 या 30 लाख रुपए उनसे ले चुके हैं, या टिहरी में जो किशोर उपाध्याय जिस बात को कह रहे हैं वो ठेकों को लेकर के कह रहे हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर का जो असली चरित्र है, वो चाहे विचारधारा से इतर, चाहे वो ठेकेदारी को लेकर के हो, चाहे वो दलाली को लेकर के हो, चाहे वो उस भाषा का मैं उपयोग भी नहीं करना चाहता दोबारा जिसको खेम सिंह चौहान जी ने कहा, वो उन पर। तो दरअसल अब ये अंदर एक संघर्ष हो गया है। संघर्ष न केवल कुर्सी का संघर्ष है, बल्कि जो पैसे को, जो धन को हड़पने का संघर्ष है, वो चाहे ठेकेदारी के जरिए चाहे दलाली के जरिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि हमारा जो ये दलाली का जो स्वभाव है, हमारी जो ठेकेदारी का स्वभाव है, ये अब तक पार्टी के भीतर सीमित रहा है, अब तक ये बाहर नहीं आ पाया है। अच्छा। लेकिन अब इन लोगों के कारण ये हमारा आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ अंतर्कलह से ऊपर है, असल में मुद्दा कुछ और है। अब बस वो खुलकर सामने आ रहा है तो दिक्कत वहां पर हो रही है। राज्य के संसाधनों को लूटने की जो होड़ भारतीय जनता पार्टी के भीतर लगी हुई है, ये इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चाहे ठेकेदारी का हो, चाहे मंत्री बनाने को दलाली का लेकर के हो, चाहे किसी और मामले को लेकर के हो। अब इस बात को लेकर के संघर्ष बढ़ गया है कि जो बाहर और अंदर के लोग हैं, जो अरुण भाई ने भी कहा कि दरवाजा तो खोल दिया, उसमें सब लोगों को अंदर ले लिया, लेकिन अंदर और बाहर के लोग एक मिजाज के लोग नहीं है, एक स्वभाव के लोग नहीं है। तो इस कारण से उनके बीच चाहे वो ठेकेदारी का संघर्ष बढ़ेगा, चाहे राजनीतिक संगठन में पदों को लेकर के रहेगा, चाहे व्यवस्था में जो उनको विधायक बनना है, नगर पालिका अध्यक्ष बनना है, पंचायतों का अध्यक्ष बनना है, ब्लॉक प्रमुख बनना है, तो कुछ भी बनना है, उसको लेकर के ये संघर्ष बने रहेगा। अब मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, जो आप भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर लेती है अनुशासनहीनता को। बिल्कुल, मैं आपसे 100% इस बात को लेकर के सहमत हूं कि जिस स्तर की वहां पर अनुशासनहीनता है, वो अनुशासनहीनता बाहर आ ही नहीं पाती, वो अंदर ही अंदर मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल की बजाय एक मैनेजमेंट की एक बड़ी पार्टी है। वो हर तरीके का मैनेजमेंट वो जानती है। उनके आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी देश को चलाने से ज्यादा समय जो है अपनी पार्टी को चलाने पर अपना समय देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ सभी मैनेजर लोग हैं, इनको पता है कि भ्रष्टाचार को कैसे मैनेज करना है। जो भ्रष्टाचार का जो मैसेज बाहर जा रहा है, तो उसको अनुशासन का नाम दे करके उसको कैसे मैनेज करना है। तो मैं बहुत दिल से इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि जो भी खामियां हैं ये उनको मैनेज करते हैं। और हमारी पार्टी का जहां तक मामला है, हमारे यहाँ वैचारिक बातें आती है। हम किसी को आपस में लुच्चा लफंगा नहीं कहते, हम आपस में बलात्कारी नहीं कहते, हम किसी को आपस में ठेकेदारी की हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी को एक दूसरे से मंत्री बनाने को लेकर के कोई दलाली की लड़ाई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ठेकों में ठेकेदारी और दलाली के इस धंधे में ये उलझेंगे तो इनको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है, अब बीजेपी से ही जान लेते हैं। नवीन जी, मैनेज आप बहुत अच्छे से करते हैं। अमरिंदर जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दल से अच्छे ज्यादा तो ये मैनेजर है। और देखिए, इवेंट चाहे हो, कोई भी चीज बीजेपी करती है, उसको किस तरीके से इवेंट का रूप देना है, वो सब बीजेपी बहुत अच्छा करती है। इस बात से मैं खुद भी सहमत हूँ। और देखिए, आपके जो विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी से, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन नवीन जी वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, आप इसीलिए इतने ज्यादा ध्यान में रहते हैं, इतना ज्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक भी मौका अगर आपने दिया या कोई भी चीज बाहर आई तो विपक्षी आप पर बड़ा हमला बोलेंगे, कहीं कोई गलती ना सामने आ जाए। और इस मुद्दे में भी जिस पर हमने आज डिबेट बिठाई है, यहां पर भी अमरिंदर जी का कहना है कि बात तो कुछ और ही है। डर दरअसल इस बात का है कि कहीं सच सामने ना आ जाए, इसलिए बुलाकर खबर लेनी पड़ी। देखिए, विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष अनाप शनाप नवीन जी बातें भी माफी करता के साथ रहता है। आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। प्रकार का उत्साह हर एक वर्ग का यहाँ पर दिखाई दिया, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, उस परिणाम का एक स्पष्ट प्रमाण है कि परिणाम किस दिशा में आने वाले हैं। 400 पार का जो नारा है, वो नारा निश्चित रूप से पूरा होगा। अनेक स्थानों पर कुछ भ्रामक चीजें भी आ रही हैं, लेकिन मैं अनेक स्थानों पर उत्तर प्रदेश में भी गया हूं और देश के अन्य स्थानों में भी गया। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान था, मतदान का प्रतिशत कम जरूर हुआ, तो मेरे से पत्रकार मित्रों ने सबने पूछा कि भाई इस बार पहले के मुकाबले कुछ मतदान कम हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि मतदान, चूंकि जो भी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या उसके लिए मत करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग मतदान करने आए। सामने बहुत ज्यादा संघर्ष न होने के कारण से दूसरी पार्टियों के लोगों ने मतदान में कम भाग लिया और जो हमारे विरोधी विचारधारा के लोग थे, वो कम मतदान वहां पर एक कारण रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मतों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। देश में भी जिस प्रकार से आज लोगों में उत्साह है, ऐसा लगता है कि जैसे हर एक व्यक्ति इस बार मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहा हो कि मुझे मतदान करने जाना है, बहुत साइलेंट तरीके से, और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये मैं लखनऊ में भी देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूँ, देश के अन्य स्थानों पर भी देख रहा हूँ। चूंकि लखनऊ में मैं 16 साल का था, तब मैं पहली बार लखनऊ आया, और उस समय का जो लखनऊ था, उसके बाद अटल जी का जो सांसद का कालखंड था, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तेजी से विकास की ओर लखनऊ आगे बढ़ा और वो विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहा। माननीय राजनाथ सिंह जी के कालखंड में जिस प्रकार से यहाँ पर लखनऊ में हाईवे बने, ओवरब्रिज बने, तमाम प्रकार से नए नए सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे यहाँ से सुल्तानपुर को जाने वाली सड़कें हों या सीतापुर, शाहजहांपुर या बरेली की ओर जाने वाले सड़क मार्ग हों, जिस प्रकार से यहाँ चारों तरफ मेट्रो चली है, अन्य जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मैं सच बताऊं तो भूपेंद्र जी, आप तो क्योंकि पहले भी आए होंगे कई बार, लेकिन मैं जब बचपन में जिस प्रकार का लखनऊ देखा और 2000 तक का जो लखनऊ था, उसके बाद से अब जो मैं लखनऊ देख रहा हूँ, बिल्कुल बदला हुआ लखनऊ है। और एक तरह से कहिए कि अगर उस समय का व्यक्ति एकदम से 2024 में आएगा, 24 साल बाद, तो उसको ये लखनऊ भी भूल भुलैया जैसा लगेगा। जैसे यहाँ से गोमती नगर जाना एक बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी, और आज आसानी से हम कुछ ही मिनटों में यहाँ से गोमती नगर पहुंच जाते हैं। यहाँ से अलीगंज, यहाँ से त्रिवेणी नगर, निलाला नगर आसानी से पहुंच जाते हैं। इतने सारे काम यहाँ पर हो गए। तो लखनऊ के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ा है, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। इसी प्रदेश के अंदर जहां हम सब के आराध्य देव भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहीं भव्य काशी और दिव्य काशी, काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। तो ऐसे अनेक काम यहाँ पर हुए हैं। तेजी से इन्वेस्टर
एक हब उत्तर प्रदेश बना है, इन्वेस्टमेंट का एक बूम यहाँ पर आया है इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से। पहले उत्तर प्रदेश की जो गिनती होती थी वो एक बीमारू राज्य के रूप में होती थी, और आज बीमारू राज्य से उत्तम राज्य की श्रेणी में, अच्छे राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश आ गया। यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में हम सब लोग जानते हैं भली भांति कि एक कालखंड वो था कि जब यहाँ पर गुंडे, बदमाश, अपराधियों का आतंक हुआ करता था। सपा और बसपा की सरकारों में वसूली गैंग सक्रिय हुआ करते थे। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि आज उत्तर प्रदेश का हर जगह पर उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार से राज्य आगे बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी राज्य आगे बढ़ा है, और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कालखंड में 10 सालों में गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनी हैं, हर उस व्यक्ति के उत्थान का कार्य हुआ है जिसको योजनाओं की आवश्यकताएं थी। 2014 से पहले भी देश में अनेक योजनाएं आई, लेकिन वो योजनाएं कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के कालखंड में जो योजनाएं बनती हैं वो लोगों के जीवन स्तर को, उनको सहायता करने के लिए बनाई जाती हैं। जिनको योजनाओं की आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत होती है, उनके जीवन में मदद मिले, वो सब काम हो रहा है। तो आज हर वर्ग के उत्थान का काम हो रहा है। कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं देश के अंदर। 3 तलाक से मुक्ति हुई है मुस्लिम बहनों की, धारा 370 समाप्त हुआ है, भगवान राम का मंदिर बनाया है, सीएए का कानून लागू हुआ है। और मुझे बताते हुए खुशी है आप सबके बीच में कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें पूरे देश के अंदर यूसीसी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और उसको लागू करने का संकल्प लिया गया है। और उत्तराखंड देवभूमि को देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जहां यूसीसी एक विधेयक के रूप में पारित होकर विधेयक बन चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया की भी उसमें स्वीकृति मिल गई है। तो एक तरफ आज जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश को परिवार मानकर काम किया जा रहा है, देश में समान नागरिक संहिता को लाने का संकल्प लिया जा रहा है, देश के अंदर एक चुनाव की बात हो रही है पूरे समय में, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो केवल अपने परिवारों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। परिवारवादी दल हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त दल हैं, भ्रष्टाचार को जनने वाले दल हैं, तुष्टीकरण करने वाले दल हैं, और आज भी वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। और समय समय पर जनता को सामने उनके सारे हथकंडे जब फेल हो गए हैं तो तमाम प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे तो देश का संविधान बदल जाएगा, देश से आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी आरक्षण के बहुत बड़े पैरोकार हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं, और आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूरी मेजॉरिटी है जब देश में गरीब कल्याण के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित के लिए, जनजाति के लिए जो काम इस कालखंड में हुए हैं देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए हैं। इसका उदाहरण है कि देश के राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय कोविंद जी का कार्यकाल पूरा हुआ और आदिवासी बहुल इलाके में पैदा हुई आज पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कर रही हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही नेतृत्व है कि जिसमें हर वर्ग के उत्थान का काम किया गया है। तो इसलिए 2 प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं, और आप सब यही पूछेंगे कि भाई किस प्रकार का माहौल है, उत्तर प्रदेश में कैसा है और देश में कैसा है। तो मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ देवभूमि से कि पूरे देश के अंदर एक ही माहौल है। पूरा देश आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और उसके लिए तैयार है।
देखिए, अवैध जो अतिक्रमण है उसके लिए तो हमने सेपरेट काम किया है। उसके लिए हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू किया था और आप सबको बताऊं कि वो अतिक्रमण हटाने का हमारा अभियान चला, जिसमें हमने वो लैंड जिहाद था और लैंड जिहाद के तहत बहुत बड़ा अवैध अतिक्रमण था, अवैध कब्जे थे, उसमें 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने मुक्त कराई है। लेकिन यूसीसी हमारी पार्टी का जनसंघ के जमाने से ये देश के सामने एक संकल्प था कि, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान बना रहे थे तो उस समय भी इस पर बहुत बहस हुई, लेकिन उस समय ये प्रावधान नहीं हुआ कि यूसीसी लागू हो, कुछ बहस होने के कारण से। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया और उत्तराखंड विधानसभा तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से हम बातें कही जाई थी। अपनी चर्चा में वापस जाते हैं। हमारे साथ में नवीन जी कुछ कह रहे थे। नवीन जी, आपकी बात को रोका था मैंने, बात पूरी कीजिए। देश को अपने पैरों के तले से खिसकती हुई जमीन दिखाई नहीं दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के बरगद के पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हवा से क्यों हिल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां तक संगठनों का सवाल है तो हर एक दल को अपने अपने हिसाब से अपने संगठन को संभालना चाहिए। और जब बहुत लंबी कार्यकर्ताओं की लिस्ट होती है, सूची होती है, तो कोई भी आज तक ऐसा मात्रक किसी भी पार्टी के लिए नहीं बना कि वो आने से पहले ही सबको पूरी तरह से जांच ले एक कि व्यक्ति का स्वभाव कैसे है, वो क्या कहेगा, कैसा कहेगा। समय आने पर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बातें रखता है और किस फोरम पर बात रख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जब पार्टी फोरम से बात बाहर जाती है तो उसका संगठन संज्ञान लेता है, संगठन फिर इसको ठीक करता है। यही हमारी पार्टी करती है और यही कारण है कि हमारा अनुशासन बना रहता है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने अनुशासन के हिसाब से, अपने प्रक्रिया के हिसाब से सबको समझा बुझाकर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते हैं, जो विपक्षी दलों में नहीं हो पाता, इसलिए बिखराव ज्यादा है। और दूसरी बात है, जहां तक करें सरकार की बात करें, बहुत अच्छी चल रही है। केंद्र सरकार की बात करें, बहुत अच्छी चल रही है। विकसित भारत का मिशन लेके आगे पार्टी चल रही है, सरकार चल रही है, माननीय मोदी जी चल रहे हैं, नेतृत्व चल रहा है, तो सब जगह अच्छा हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये होगी विपक्ष के लिए कि अपना कैसे सत्ता तक घुसे और कैसे सत्ता का मुंह देखें। और वो बेरोजगारी जो लंबी हो गई है वो विपक्ष को सता रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बेरोजगारी भी बहुत लंबी रहेगी, क्योंकि जनता चाहती है इस देश का विकास, जनता चाहती है इस प्रदेश का विकास, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। इसलिए देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रह रहा है। अरुण शर्मा जी के पास में जाएंगे। अरुण जी, क्या लग रहा है कौन सही कौन गलत? क्योंकि सब अपना अपना पक्ष रख रहे हो, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी गलती नहीं बताएंगे, वो अपनी नहीं बताएंगे। गरिमा, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम 15,000 लोगों को हमने शामिल किया पहले और बाद में। उन 15 में से ये तो आप मान लीजिए कि कम से कम 13,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता है और नेता है। तो निश्चित तौर पर भाजपा के अंदर भी एक पावर ग्रुप बन गया जो कांग्रेस के लोगों का है। अब वो जब इस तरह की चीजें आएंगी, जब चुनाव आएंगे और चीजें आएंगी, या जब ये होगा कि दायित्व बटेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक पावर बनाएंगे, एक दबाव बनाएंगे पार्टी के अंदर अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए, अपनों को टिकट देने के लिए, या अपने आप को या अपने समर्थकों को दायित्व दिलाने के लिए। तो ये गुट बन गया। अब वो अलग बात है कि भाजपा इसको किस तरह हैंडल करती है, वो अलग विषय है। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि इतने लोग जहां एक साथ इकट्ठे हो जाएं और जहां पहले वो एक साथ रहे, सॉरी, ठीक है, तो वो एक गुट तो है ही। अब वो दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो दबाव में भाजपा भी आएगी। और बहुत सारे लोगों को तो ये कुछ ना कुछ कह के लाए होंगे अपनी पार्टी में। ऐसा तो है नहीं कि वैसे ही सब चले आए। राजेंद्र भंडारी भी आ गए, दिनेश धने भी आ गए। बिल्कुल, यानी जो वादे किए हैं, अगर जैसा कि बाकी के लोग कह रहे हैं लालच दिया है, तो वो लालच भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। अब वो कैसे मैनेज करना है, वो भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो देखिए, यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है फिर वो ऐसे दलों में भी देखने को मिलती है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो गुटबाजी से दूर रहने की हिदायत बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को दे दी है। लेकिन बड़ी बात यह कि बीजेपी जो बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है, वहां पर उस दल में आखिर ये चीजें सामने कैसे आई। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।